अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हाउ टू डिस्प्ले अ डाटा। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन की थी कि डाटा को हम लोग जो है वो किस तरह से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं या उसको हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्प्लेइंग एनालाइज डाटा इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। दोनों के अंदर जो है ना वो हम लोग डाटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डाटा की प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत बहुत मैटर करती है। आपके पास डाटा बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप लोग उसको ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने रीडर्स को, तो आप कभी भी जो है वो अच्छे अंदाज में अच्छा रीडरशिप जो है वो उसकी नहीं ले पाएंगे, अच्छी साइटेशन जो है वो नहीं ले पाएंगे। सो हाउ टू प्रेजेंट योर डाटा इन टेबल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ्स यू कैन यूज़। और इसी तरीके से जो है ना हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनको जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो तरह से डाटा हमारे पास आता है। अब इन दोनों को जो है ना वो प्रेजेंट करने के लिए अपनी अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं, कुछ जनरल टिप्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, कुछ जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के लिए होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर मेथड्स। जो स्टडी डिज़ाइन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप कौन सा जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रीडरशिप को जो है ना वो देखना है कि आप ये डाटा प्रेजेंट किसको करने जा रहे हैं। ठीक है, आप जो है वो डाटा की प्रेजेंटेशन जो है वो लेमैन को देने जा रहे हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बड़ी ही कॉमन होनी चाहिए। आपने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को मिनिमाइज्ड फॉर्म में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई जो है ना वो साइंटिफिक कमिट से जो है वो करने जा रहे हैं, फेस करने जा रहे हैं, किसी अपने सुपरवाइजर को डाटा डिस्प्ले करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आपने अपने रीडर्स को जानना है और उन रीडर्स के अकॉर्डिंगली अपने डाटा को जो है ना वो डिस्प्ले करना है। 5 जो है ना वो तरीके हैं, ये 5 टूल्स हैं, ये 5 वेज़ हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ना वो डाटा को जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट है, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं। ठीक है, हम लोग मोस्टली अपने डाटा को इन्हीं पांचों को की हेल्प से जो है ना वो यूज़ करते हैं। टेक्स्ट जो है वो एक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही जो है ना वो वे है। अगर फॉर एग्जांपल हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में तो मोस्टली जो है ना वो टेक्स्ट को ही यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना वो ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही जो है वो आपके डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। बाकी भी हम लोग इनकी जो है ना वो डिटेल को डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट को जब आप लिख रहे हैं तो उसमें जो है ना वो चंद पॉइंट्स का को जो है ना नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है कि वो जो आप किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने रीडर के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आपने टेक्स्ट के अंदर जो है ना उस चीज़ को इंश्योर रखना है। देन इंटरेस्ट अपने टॉपिक के अंदर लॉस नहीं होने देना। ठीक है ना, आपने टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि वो रीडर्स जो हैं उसको पढ़ते रहें। ठीक है। नीड ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिगर्स कि अब आपने ना एक बैलेंस लेके चलना है कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज और जो एकेडमिक स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को कि नावल जब आप लोग पढ़ते हो, कोई भी एक जो है ना वो सनसनीखेज नावल सा पढ़ते हो आप लोग, तो उसमें आप ये चीज़ देखते हो कि आप अगर एक चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसका जब एंड होने वाला होता है तो आपका ऑटोमेटिकली दिल कर रहा होता है कि आप जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें उसका। ठीक है, क्योंकि वो राइटर ने उसके एंड के अंदर एक चैप्टर के एंड के अंदर इतना जो है ना वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है, एक इतना इंटरेस्ट डेवलप कर देता है रीडर का कि वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़े बगैर या स्टार्ट किए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर के शुरू में भी जो है ना वो कुछ क्यूरियोसिटी होगी, बीच में थोड़ा सा ड्रैगिंग होगी, देन लास्ट में फिर जो है ना वो एक इंटरेस्ट डेवलप कर देगा। सो आप लोगों ने ये, ऑल्दो ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट होगी या साइंटिफिक जो है ना वो एक आर्टिकल होगा, लेकिन आप लोगों ने हद दर्जा मुमकिन कोशिश करनी है जी कि आपने अपने आर्टिकल को एक जो है ना वो लिंक्ड फॉर्म में, एक थॉरो फॉर्म में, एक जो है ना वो इंटरेस्टिंग वे में आप प्रेजेंट करें। ठीक है, थीमेटिक होना चाहिए अपने थीम पे, या अगर मल्टीपल थीम्स हैं तो उन थीम से जो है ना वो डेविएट नहीं करना चाहिए। यानी कि आप जो है वो जो पॉइंट या जो कंसेप्ट डिलीवर करना चाहते हैं उसी से रेलेवेंट ही एग्जांपल्स दें। ऐसा ना हो कि वो ऐसा लगे रीडर को कि ये जो आर्टिकल है वो डेविएट कर रहे हैं अपने मेन थीम से।
फाइंडिंग्स शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द लिटरेचर साइटेड रेफरेंसेस। आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको आप लोगों ने जो है ना वो अपने टेक्स्ट के अंदर उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आप लोगों ने उनको जस्टिफाई करना है, उनको जो है वो एक्सप्लेन करते हुए जो है ना वो चलना है, और रेफरेंसेस जो है वो ज़रूर देने हैं। लॉजिकल प्रोग्रेशन होनी चाहिए ऑफ थॉट्स, कि इरेशनल इलॉजिकल एग्जाम्पल्स कोट नहीं की जा सकती किसी भी सूरत साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर। जब हम लोग किसी नावल या किसी दूसरी चीज़ में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है ना वो जज्बात और एहसासात को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास लिबर्टी होती है। लेकिन इस केस में जो है ना हमने इलॉजिकल जो है वो पॉइंट्स को जो है वो हम लोग एड्रेस नहीं कर सकते। लेआउट आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्लेजेंट टू आई होनी चाहिए, टेक्स्ट का क्या होना चाहिए, फॉन्ट कहाँ पर जो है कॉमा आना है, कहाँ पर जो है ना वो फुल स्टॉप आना है, पैराग्राफ नया कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉन्टिंग साइज़ क्या होना चाहिए, फॉन्टिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, हेडिंग्स के बाद क्या स्पेस होनी चाहिए। गर्ज ये कि आपने जो है ना वो उसको एक अच्छे अंदाज में जस्टिफाइड टेक्स्ट की फॉर्म में जो है ना आपने लिखना है, जिसमें जो है वो अच्छे अंदाज से रीडर को पढ़ते वक्त जो है वो दुश्वारी पेश ना आए। लैंग्वेज लैंग्वेज जो है ना वो बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी टेक्स्ट के अंदर। मल्टीपल मल्टीपल इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं, वो आर्टिकल्स को सिर्फ इस बेस के ऊपर रिजेक्ट कर देते हैं कि उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। ठीक है, ऑल दो इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश हम लोगों को आती है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू बॉर्न्स हैं, उसको जो है ना अपनी कंसेप्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस लैंग्वेज में, या वो ये समझते हैं जी कि ये तो मैं साइंटिफिक लेवल का, ये तो मैं एक इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मुझे तो इसमें जो है ना वो बड़ी ही भारी भारी से सिनोनिम्स यूज़ करके जो है ना वो सेंटेंसेस जो है वो बनाने पड़ेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अपने सेंटेंसेस को छोटा रखें, सिंपल रखें, लैंग्वेज को आप आसान रखें, ठीक है? रेपिटिशन किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। रेपिटिशन एक बहुत बहुत बड़ा जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी राइटिंग के अंदर, कि जब आप एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, या आप सेम वर्ड को जो है ना वो रिपीट कर रहे हैं। अपने सेंटेंसेस को छोटा रखें, एक्टिव वॉइस में लिखें, ठीक है? और जो है ना वो कोशिश करें कि रेपिटिशन आपके टेक्स्ट के अंदर ना हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होगी ना, उतना ही आप लोगों का जो है वो अ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस रीडर के ऊपर, और उसकी पब्लिकेशन जो है वो बहुत अ, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, क्लैरिटी होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, पैराग्राफ्स एक दूसरे से जो है वो लिंक होने चाहिए, सेंटेंसेस एक दूसरे से जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, अगले सेंटेंस में टोटली उसके 180 डिग्री की डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। अगर एक पॉइंट के ऊपर फिर अगले बात फिर वही फर्स्ट लाइन, अगले तो 2-3 लाइनों के बाद फिर आपने वो फर्स्ट लाइन को सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइन बोल दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई एक पॉइंट डिस्कस किया करना स्टार्ट किया है, तो उस पॉइंट को वहाँ पर कंप्लीट करें, देन सेकंड पॉइंट के ऊपर जाएँ। ठीक है, सो एक सिमेट्री, एक फ्लो आपका जो है ना वो नजर आना चाहिए आपके टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जी टेबल्स के हवाले से, कि टेबल्स आर ड्रामेटिकली क्लेरिफाइंग टेक्स्ट। ठीक है, कि टेबल्स जो है ना वो बड़े हद तक जो है वो क्लैरिफाई कर देते हैं। ये एक विजुअल रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली जो है ना हम लोगों को पूरे टेक्स्ट को पढ़ना बाज़ औक़ात जो है ना वो एक लेबोरियस टास्क लगता है। ठीक है, तो हम लोग टेबल्स से को देखकर, फिगर्स को ही देखकर जो है ना हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा इस डाटा के अंदर जो है ना ये काम हुआ है, तो रीडर्स जो है वो प्रोबेबली ये कहना चाह रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, सो टेबल्स जो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छा जो है वो एक टूल प्रोवाइड करते हैं, डाटा की जो है ना वो क्लेरिफिकेशन कर देते हैं। डिपेंड करता है कि अगेन डिपेंड करता है कि आप लोग अपने डाटा को प्रेजेंट किसके सामने करने जा रहे हैं। अगर आप लोग जो है ना वो अपने सुपरवाइजर्स के सामने जो है ना वो डाटा को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वो टेक्स्ट की निस्बत जो है ना वो बहुत हद तक प्रेफरेंस देंगे आपके टेबल्स को, टेबुलर डाटा को, क्योंकि वहाँ से उन लोगों ने जो है ना वो डाटा की एनालिसिस करनी होती है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, क्या ये वैल्यूज़ ठीक आई हैं, या आपने अपनी तरफ से जो है ना वो मैनिपुलेट की हैं। ठीक है, सो जो एक्सपर्ट्स होते हैं मोस्टली वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो डाटा को लेना और देखना, चेक करना जो है ना वो पसंद करते हैं, ताकि वो उससे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फेरेंस कर सकें, और वो खुद इन्फेरेंस निकाल सकें रिजल्ट्स का, रादर दैन कि वो आपके सेंटेंसेस के ऊपर जो है वो बिलीव करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कि इस टेबल के डिफरेंट 5 के करीब पार्ट्स होते हैं। टाइटल है, स्टब है, कॉलम हेडिंग्स हैं, बॉडी है, सप्लीमेंट्री नोट्स हैं।
अच्छा जी, वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये क्या है। टाइटल जो है वो क्या मोस्टली उसमें जो है ना वो टेबल नंबर और डिस्क्रिप्शन होती है उस टेबल की कि वो टेबल किसके बारे में है, वो किस चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहा है। लेट्स से जी हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है जी कि हमारी यूनिवर्सिटी में कितनी एज के पर्सन्स जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं। सो हम लोगों ने उसके बारे में ये टाइटल के साथ जो है ना वो उसका लिखना है। अच्छा जी, टेबल को जो है ना वो सिक्वेंशियली नंबर्ड करना चाहिए, जो जिस तरतीब से वो टेक्स्ट में अपीयर हो रहे हैं। जो टेबल टेक्स्ट में पहले रेफर किया गया है उसका टेबल पहले उसका नंबर जो है ना वो पहला आना चाहिए, ठीक है। और बाद में आने वाला जो टेबल है उसको जो है ना वो सेकंड नंबर या उसके बाद वाले नंबर जो है ना वो देने चाहिए। इसी तरह से 2 पॉइंट्स का जो है ना वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है जी। दो दो तरीके हैं एक्चुअली जो है ना टेबल को प्रेजेंट करने के। नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग टेबल्स बाय नंबर्स। के बाज़ औक़ात टेबल्स को हम लोग सिंपल जस्ट जो है ना पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में नंबर्स से जो है ना वो जस्ट रिप्रेजेंट करवा देते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग टेबल को जो है वो चैप्टर नंबर, देन उसके बाद जो है ना वो चैप्टर नंबर के बाद जो है वो उसका टेबल नंबर जो है वो साइन करते हैं। ये एक तरह से जो है ना वो अच्छा भी है, इस तरह से अच्छा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरा थीसिस लिखा है, उसके अंदर आप जो है वो मल्टीपल चैप्टर्स हैं, ठीक है? आप लोगों को याद आ गया जी कि चैप्टर 2 में मैंने जो है ना वो फर्स्ट नंबर पे ऊपर एक टेबल नया डालना है, जब आप रिव्यू कर रहे हैं अपने थीसिस को। अब जो आगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 हैं, उनके नंबर्स आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी अगर आपने अपने टेबल की नंबरिंग जो है ना चैप्टर वाइज़ की हुई है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चैप्टर 2 के टेबल्स की नंबरिंग जो है ना वो चेंज करना पड़ेगी। सो ये किसी तरह से जो है ना वो हैंडी हो जाता है ये तरीका जो है वो यूज़ करना। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब हम लोग कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते नहीं हैं, तो उसमें मोस्टली जो है ना वो सिंगल नंबरिंग की ही तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है। अगेन डिपेंड्स करता है जी वेरिएबल शुड बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट इन द टाइटल। सॉरी, 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो जब आप टाइटल लिखने जा रहे हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आपने पहले लिखना है टाइटल के अंदर, और बाद में जो है ना आपने लोगों ने इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसके बारे में आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा कलेक्ट किया है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एज और उनकी जो है ना सेमेस्टर का। अब एक कॉमन सी जो है ना वो सेंस है जी कि जिसकी एज बढ़ती चली जाएगी, जो एज बढ़ती चली जाएगी सेमेस्टर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सेमेस्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। सो आप लोग उसके टाइटल के अंदर इसी तरह से लिखेंगे जी कि डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ, पहले आप एज का जिक्र करेंगे, सॉरी पहले आप जो है ना वो सेमेस्टर का जिक्र करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट, देन जो है वो आप एज का जिक्र करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास टेबल्स के हवाले से। टेबल्स के जो पार्ट्स हैं, कौन-कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास टेबल के। टाइटल के बारे में हम लोगों ने बात ज़िक्र कर लिया कि टाइटल का नंबर, टाइटल का जो है ना वो टाइटल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये हमेशा टाइटल जो होता है टेबल का, वो टॉप के ऊपर लिखना है, टॉप राइट साइड के ऊपर, ठीक है? वो टेबल के साथ जो है ना वो मर्ज होगा। वर्ड के अंदर इसकी जो है ना ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि आप जो है वो उस टेबल के साथ ही सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, उसका लिंक कर सकते हैं इसको टेबल के टाइटल को, आपको सेपरेटली लिखना नहीं पड़ता। देन जो है ना वो स्टब आ रहा है। स्टब एक्चुअली जो है ना वो सब कैटेगरीज हैं वेरिएबल्स की जो कि लिस्टेड होती हैं मोस्टली वाई एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड कॉलम के टेबल के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल्स की लिस्ट होती है जिस जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करने जा रही है। नेक्स्ट आ जाती है कॉलम्स की हेडिंग्स। कॉलम्स की हेडिंग जो है वो हमारे पास टॉप के ऊपर होगी, और ये भी सब कैटेगरी होगी वेरिएबल्स की जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल जो है ना वो रिप्रेजेंट की जाएगी। देन नेक्स्ट जो है वो बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, जो कि इन तमाम सेल्स के अंदर जो है वो इसको लिखा जाता है, जो कि डाटा है एक्चुअली जो हम लोगों ने हासिल किया है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी से। नेक्स्ट लास्ट में आ रहे हैं जी सप्लीमेंट्री नोट्स। सप्लीमेंट्री नोट्स के अंदर जो है ना वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स हो सकता है। सोर्स से मुराद ये है कि लेट्स से आपने ये टेबल खुद नहीं बनाया, आपने किसी दूसरे रिसर्च आर्टिकल से लिया है, तो तब आपने जो है ना यहाँ पर सोर्स का नाम लिख कर, ऐसे ही जैसे ये सोर्स लिखा हुआ है यहाँ सोर्स की जो है ना वो वर्ड लिख कर आगे जो है ना उसका आपने रेफरेंस डाल देना है कि ये फलाना एट ऑल से जो है ना हमने ये टेबल जो है वो पिक किया है, उसके रिसर्च आर्टिकल से हम लोगों ने पिक किया है, ठीक है।
या आप कुछ जो है ना वो जनरल नोट्स देना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है वो लेट्स से हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस का जिक्र करना है कि ये वेरिएबल्स जो है ना वो कुछ ठीक नहीं है, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टार लगाकर नीचे भी स्टार से जो है ना हम लोगों ने उसको नोट्स दे दिए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेबल के ऊपर दे दिए, जनरल नोट्स दे दिए कुछ किसी किस्म के। सो कोई हम लोगों ने एब्रीवेशंस यूज़ की हैं इसके अंदर, वो एब्रीवेशंस यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने लिख दिए। सो मल्टीपल जो है चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं इन सोर्सेज के अंदर। अच्छा जी, टेबल्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। यूनिवेरिएंट टेबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एज है और ये है जी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, कि उस एज के मुताबिक जो है ना वो किसी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो क्या आ रहा है, यूनिवेरिएट। ये भी यूनिवेरिएट की एग्जांपल है, पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी का, यानी कि उस पॉपुलेशन का सिर्फ एक वेरिएबल देखा जा रहा है, ठीक है। बाई वेरिएंट, बाई वेरिएंट में क्या होता है कि हमारे हमारे पास जो है ना वो एक वेरिएबल है एज, लाइक ये हमारे पास है, इसके इसका हम लोग एज ले रहे हैं, अब एज के साथ अंदर एज के जो है ना वो सब कैटेगरीज डिवाइडेड है, ठीक है। एज की मजीद जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, लेस देन 25, 25 टू 34, 35 टू 44। सो ये जो है वो एज के अंदर सब वेरिएबल्स या सब कैटेगरीज जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सो पोली वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स में एज का वेरिएबल्स एक सेकंड वेरिएबल यूज हो गया, सेकंड वेरिएबल के बाद थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है उसी एज ग्रुप में, जेंडर के हिसाब भी हमने कर दिया। सो पॉलीवेरिएंट या मल्टीवेरिएंट्स जो हमारे पास टेबलर्स हैं, टेबलर फॉर्म में भी हम डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है वो अपनी स्टडी को लेकर जाना चाह रहे हैं और किस तरह से आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं अपने डाटा के टेबल को। देन आता है जी ग्राफ। ग्राफ एक बहुत ही जो है ना वो विजुअली प्लीजिंग का जो है ना वो फिगर है या एक टूल है अपने डाटा को प्रेजेंट करना, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें एक्चुअली कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है चीज़ों के दरमियान में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों को एक इस डाटा को पढ़ने का एक्सपर्ट होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये मोस्टली एक्सपर्ट्स के लिए जो है ना वो ज़्यादा यूजफुल रहता है, जिनको एक्चुअली पता है कि इस फेवरेबल के साथ हम लोगों ने जो है ना वो डाटा को कैसे एनालाइज करना है, किस सेक्शन को जो है ना वो ज़्यादा पिक करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है ना वो प्रीवियस नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज होना लाजमी है टेबल्स को अच्छे अंदाज में समझने के लिए। लेकिन ग्राफ्स को समझना जो है ना वो बहुत आसान है। ग्राफ्स में हम इजीली जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं टू वेरिएबल्स की जो है ना वो फ्लक्चुएशन को। अच्छा जी, अगेन कौन से डाटा को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वैसा ही आपने अपने ग्राफ यूज़ करना है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली बाय बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ। लेकिन अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हों तो हम कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम लोग लाइन्स और ट्रेंड्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए। हम लोग आगे जो है ना वो टाइप्स को देखते हैं। हिस्टोग्राम, ये हमारे पास जो है ना वो एक चार्ट है जो कि हमारे पास ना बार चार्ट से सिमिलर है। अब हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है कि हिस्टोग्राम में जो स्टैक्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो मर्ज होते हैं, इनके दरम्यान में गैप नहीं होता, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में जो है वो गैप नहीं होता, ठीक है, वो साथ साथ ही जो है ना वो जुड़े होते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये मोस्टली जो है ना वो बड़े डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के चार्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब बार चार्ट और इसके अंदर जो है ना वो क्या डिफरेंस है जी, एक तो ये मेन विजुअल डिफरेंस है जी कि दोनों में जो है वो सेपरेशन नज़र आ रही हैं आपको, दो वेरिएबल डिस्क्रीट मैनर में जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है वो वाज़ा तौर पे सेपरेट फॉर्म में जो है ना वो हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। और ये वाला बार चार्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए ही बनाए जा सकते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए बनाना जो है वो इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है, जबकि ये हिस्टोग्राम जो है ना वो हम लोग कंटिन्यूस के लिए किसी हद तक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये और डिफरेंसेस आ गए हैं हमारे पास बार चार्ट्स के दरमियान में। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिस भी टाइप का आप बार चार्ट जो है वो यूज़ करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू, आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन आ रहा है जी स्टैक्ड बार चार्ट्स। स्टैक्ड बार चार्ट्स में ये होता है कि जो है ना वो दो वेरिएबल्स को इकट्ठा जो है ना वो यूज़ कर लिया जाता है एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो पाइल अप करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये स्ट्रांगली एग्री है। अब यहाँ पर मजीद इस वेरिएबल के स्ट्रांगली फेवरेबल एक वेरिएबल है, इस स्ट्रांगली फेवरेबल के अंदर मजीद दो वेरिएबल्स हैं, फीमेल्स और मेल्स, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को जो है ना वो मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। हमें ये पता लग रहा है कि देर आर
more stronger females, strongly favored females than the males। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को लग रहा है जी कि स्टिल जो है वो फीमेल्स ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं अनसर्टेन, तो वो तकरीबन लग रहा है जी कि फीमेल्स और मेल्स के दरमियान में ये रेशियो अनसर्टेनिटी वाली जो है ना वो 50-50 सी रही है। सो इस तरह से हमें जो है ना वो इन डेप्थ टेबल्स को, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये पीछे एक टेबल था जिसमें हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो है वो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के आगे मेल और फीमेल्स भी हैं। सो इस तरह से अंडरस्टैंड करने की बजाय अगर हम लोग उसका जो है ना वो ये एक स्टैक चार्ट बना लें तो हम लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना उन मल्टीपल वेरिएबल्स की, जो पोली वेरिएंट्स या जिस तरह से हम लोग देख रहे थे, उनको एनालाइज करना जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट आ रहा है जी 100% बार चार्ट, जिसको हम लोग परसेंटेज जो है वो बार चार्ट भी कहते हैं। परसेंटेज बार चार्ट से मुराद ये है कि इसमें जो है ना हम लोग डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेजेस में। सो सब की वैल्यूज जो है वो 100 के ऊपर ही होती है और उसमें से फिर चेक किया जाता है कि कितने परसेंट जो है ना वो फीमेल्स एग्री हैं, कितने परसेंट कोई भी एक वेरिएबल, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 जो है ना वो परसेंटेज में एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी के बारे में हम लोगों ने उस टाइम कहा था तकरीबन 50-50 है, और ये देख लें यहाँ से हमें जो है ना वो बहुत ही क्लियरेंस होगी कि ये 50-50 जो है ना वो केसेस चल रहे हैं। बाकी सब के अंदर जो है ना वो फीमेल्स जो हैं वो सॉरी इस केस में जो है ना वो मेल्स जो हैं वो, इस डाटा के केस में मेल्स जो हैं वो ज़्यादा एग्री नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन फीमेल्स। सो नेक्स्ट आ रहा है जी पाई चार्ट्स। पाई चार्ट भी एक अच्छा जो है ना वो मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये कैटेगोरिकली के लिए डाटा के लिए ही यूज़ होता है। इसमें भी हमारे पास ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स को फिर हम लोग लेबल करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। अगेन जो है वो इसके कलर्स, इसकी डायमेंशंस को चेंज करके आप जो है वो अपने आर्टिकल को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए या कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो होते हैं जी लाइन ग्राफ्स, या जो है जिसे हम ट्रेंड कर्व्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस डाटा के लिए जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, और स्पेशली अगर हम लोग अपनी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो उसमें भी हमें जो है ना वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एंजाइमोलॉजी में हो, एंजाइम्स के रेट को चेक कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप लोगों को इस तरह के ही ग्राफ्स जो हैं वो बनाने की ज़रूरत पेश आती है। सो इसमें आप जो है ना वो कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट तरीके से कि कौन सा वेरिएबल जो है वो किस वेरिएबल से किस तरह जो है ना वो फ्लक्चुएशंस शो कर रहा है। देन आता है स्कैटरग्राम। स्कैटरग्राम जो है वो मोस्टली ऐसे डाटा के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हम लोगों को ये पता ना हो कि दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा, और हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज करना हो। फॉर एग्जांपल एज और इनकम। ठीक है, अब ये एज और इनकम दोनों जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं कि एज बढ़ने के साथ साथ इनकम भी बढ़े या इनकम बढ़ने के साथ साथ एज भी बढ़े। ठीक है, सो ये इस चीज़ को फिर एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर्ड पॉइंट्स जो हैं, और इसमें एक चीज़ का स्कैटर्ड ग्राफ बनाने के लिए एक चीज़ का भी होना ज़रूरी है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का पता हो, हमें कैटेगरीज या रेंजेस के अंदर ना वैल्यूज़ पता हो, हमें एक्चुअल एब्सोल्यूट डिजिट्स के बारे में डाटा हो जिससे हम लोग जो है वो इसको जो है वो एनालाइज कर सकें। सो यहाँ तक था कि डाटा को हम लोग डिफरेंट वेज में किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग जो है वो मोस्टली जितना भी हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा है इसमें हम लोग जो है ना वो एक्सेल शीट्स को ही यूज़ करते हैं। एक्सेल शीट जो है वो बड़ा अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे डाटा को जो है वो प्रेजेंट करवा देती है मल्टीपल ग्राफ्स के अंदर, टेबल्स के अंदर। देन उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना बड़ा आसान हो जाता है एक्सेल शीट्स के अंदर। इसके अलावा आगे नेक्स्ट एक जो टॉपिक था वो था जी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि हम लोग स्टैट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा के ऊपर, उसको अच्छे अंदाज में जो है वो प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और स्टैट एक सेल्फ जो है वो पूरे का पूरा आप लोगों ने कोर्स पढ़ा है, तो मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर डिटेल से डिस्कस नहीं किया। उस के अंदर जो है ना वो आप लोग अगेन डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कौन सी है और कैसे जो है वो आप लोग इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल के लिए भी जो है ना मोस्टली एक्सेल के अंदर जो है वो रिग्रेशन वगैरह तक जो है वो अच्छे हो जाते हैं, डेविएशंस वगैरह को वेरिएंस वगैरह भी निकल आते हैं, लेकिन उन सबसे अच्छा जो है ना वो एसपीएसएस है, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है। सो यहाँ तक था। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।